35 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, त्याग तत्तर, ये त्याग पत्र है भाई। ठीक है, तो त्याग इसको पत्र कर लो आप, त्याग तत्तर की जगह क्या कर लो, त्याग पत्र कर लो। ठीक है, तो त्याग पत्र ये आ गया आपका। ठीक है, तो देखो है क्या कि कई चीजें अलग अलग पड़ी हैं, तो मैं स्टार्ट से आपको पता है ये करता आया हूं कि अलग अलग धाराओं में अगर बिखर रखी हूं चीजों को मैं एक जगह कर देता हूं। उससे फायदे क्या है, एक तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, एक आपकी याद भी हो जाती है। ठीक है, अब त्यागपत्र की अगर बात आ गई तो त्यागपत्र सदस्य का भी होगा, त्यागपत्र अध्यक्ष भी देगा, त्यागपत्र उपाध्यक्ष भी देगा। अब ये धारा 38 में है, वो धारा फिर आगे आएगी। ठीक है, 43 में आएगी। तो अब क्यों ना एक जगह ही पढ़ ले, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जैसे सदस्य का तो क्या है, चलो अपन कर ही लेते हैं इसको पहले ही। चलो देखो, त्यागपत्र, त्यागपत्र किसका हो सकता है, सदस्य। सदस्य को अगर त्यागपत्र देना है तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उससे लिखित नोटिस को अनुप्रमाणित करवाएगा। क्या करवाएगा, अनुप्रमाणित करवाएगा। किससे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से। अनुप्रमाणित करवाने के बाद में वो अध्यक्ष को दे देगा। ठीक है, किसको दे देगा, अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या करेगा, उसको 15 दिन में स्वीकार करेगा। ठीक है, अध्यक्ष क्या करेगा, 15 दिन में स्वीकार करेगा। अगर वो 15 दिन के अंदर स्वीकार नहीं करता है तो ऑटोमेटिक उसका त्यागपत्र मान लिया जाएगा। अगर मान लो 7 दिन में ही वो अगर उसको स्वीकार कर लेता है तो 7 दिन में ही उसका त्यागपत्र स्वीकार मान लिया जाएगा। ठीक है साहब, तो फिर उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। किसको, अध्यक्ष को। और इसमें कितने दिन में स्वीकार करना है, 30 दिन में। ठीक है साहब, तो अध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष देगा राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को। एक्ट में तो लिखा हुआ है इतना ही, बाकी ये जो पीडीएफ मैं दिखा दूंगा आपको, राज्य सरकार प्राधिकृत, ये तो एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन जो इसके लिए नियम बनाए गए हैं उसमें ये है कि मान लो अगर नगर परिषद है या नगर निगम है तब तो अध्यक्ष जो त्यागपत्र है वो देगा निदेशक एवं विशिष्ट सचिव। ये मैं पहली ही क्लास में आपको बता चुका हूं, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव कौन है, कैसे होता है, ये सारी चीजें पहले बता। अगर नगर पालिका की बात है तो वो देगा डीडीआर को। डीडीआर भी मैं बता चुका हूं, आप शुरू की इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए, आपकी डीडीआर समझ में भी आ जाएगा। उपनिदेशक रीजनल क्या होता है, वो जो पहली क्लास में मौजूद उनको अच्छी तरीके से भी याद है। तो ये त्यागपत्र मैंने एक जगह ही कर दिया, जो अलग अलग धाराओं में है। सदस्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित नोटिस को अनुप्रमाणित करवाएगा, अध्यक्ष को देगा, 15 दिन में स्वीकार करेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को 30 दिन में, और ये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को। ये सारी चीजें अब अपन तरीके से पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते क्या है, पढ़ ही लिया, ये मैंने बता ही दिया, अध्यक्ष को 15 दिन के अंदर स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ये धारा रह गई थी, अपन ने 38 डायरेक्ट पढ़ लिया था। और पद की शपथ, देखो पद की शपथ क्या है, अध्यक्ष व सदस्य, शपथ तो ले गए भाई, चुनाव हो गया तो अध्यक्ष, भाई चुनाव तो अपन करवाई आए, तो अध्यक्ष व सदस्य कार्य ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ लेगा वो राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी या किसी अधिकारी के समक्ष पद की शपथ लेगा। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, या तो वो जिला कलेक्टर, या जिला कलेक्टर किसी को नॉमिनेट कर दे, जैसे एसडीएम को। जैसे मान लो किसी भी नगर पालिका का, आपकी नगर पालिका है और उसका चुनाव हो गया, सदस्य को शपथ लेनी है, अध्यक्ष को शपथ लेनी है, तो क्या करेगा कि राज्य सरकार ने जैसे अभी अधिसूचना जारी कर रखी कि भाई मान लो कि जिला कलेक्टर दिलवाएगा या जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नॉमिनेटेड अधिकारी शपथ दिलवाएगा, तो वो 1 माह के अंदर शपथ लेंगे। किसके अंदर, 1 माह के अंदर अंदर। अगर 1 माह के अंदर अंदर शपथ नहीं लेते हैं तो उनका पद रिक्त माना जाएगा। तो राज्य सरकार ने कह दिया भाई जिला कलेक्टर या कोई भी नॉमिनेट कर दिया एसडीएम, वो क्या उनको शपथ दिलवाएंगे। कितने, 1 माह के अंदर। मान लो कोई व्यक्ति विचाराधीन कैदी है, विचाराधीन या निरुद्ध परिरुद्ध है, या फिर क्या राजनीतिक कैदी है, तो ये जितने दिन वो रहा ना वो 1 महीने के अलावा होगा ये, यानी ये 1 माह की जो ये इसमें टाइम पीरियड है वो इसमें नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो कि वो शपथ कहां से लेता, वो तो कैदी है, बेचारा दिन कैदी, परिरुद्ध कर रखा है या राजनीतिक कैदी है,
तो वो 1 महीने इसमें नहीं माना जाएगा। मैंने ये बताया था आपको कि 3 जगह आएगा ये। एक तो वोटिंग वाले में आया था, निर्वाचक नामावली वाले में, कि मतदान, वो धारा जो आपकी मतदान का अधिकार था 25 में, उसमें क्या था कि भाई जो मान लो कि दंडादेश के अधीन है, पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस अभिरक्षा में है या कारागार में है, वो वोट देगा क्या? नहीं देगा। और ये किस में आया है? धारा 37 में। तो ये विचाराधीन कैदी, निरुद्ध व्यक्ति और राजनीतिक कैदी, वो शपथ के लिए 1 महीने का टाइम काउंट होगा क्या? उसके लिए नहीं होगा। 3 तो चीज यहीं थी, 3 यहीं थी, और एक आगे और पढ़ेंगे जिसमें वो 3 से अधिक, मान लो कि कोई सदस्य 3 से अधिक बैठकों में, क्रमवती बैठकों में अगर वो अब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन वहां विचाराधीन कैदी, निरुद्ध और राजनीतिक वाला टाइम उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये तीनों चीजें याद रखना, इसलिए मैं उसमें बता रहा था। त्यागपत्र वाली अपनी बात हो चुकी है और वो मैंने एक ही जगह आपको बता दी है। क्या आगे चले? मेरे हिसाब से चलना ठीक है। इंपॉर्टेंट धारा है भाई, इंपॉर्टेंट धारा है। अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं पक्का यहां से मैं तो क्वेश्चन दूं। सदस्य का हटाया जाना, ठीक है। ऐसा क्या करेगा कि सदस्य को हटाना पड़ेगा? तो ये धारा 39 है, उसमें ए है, ये आ गया देखो आपका, 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा हो तो उसको सदस्य को क्या कर देंगे? हटा देंगे। लेकिन कौन नहीं माना जाएगा? मान लो कोई विचाराधीन कैदी हो, निरुद्ध व्यक्ति हो, राजनीतिक कैदी हो, उसको क्या नहीं माना जाएगा? वो 3 क्रमवर्ती साधारण बैठकों के टाइम में नहीं माना जाएगा, ये एक्स्ट्रा होगा उसके लिए। किस किस में आया? मतदान के अधिकार वाली धारा में, उसमें तो खाली क्या था? दंडादेश के अधीन, कारागार में, पुलिस कस्टडी में। और आपके शपथ वाली धारा 37 में क्या आया? विचाराधीन कैदी, निरुद्ध और राजनीतिक कैदी। और आपकी धारा 39 में साइड में एक ही जगह वो तीनों चीज लिख लो, ठीक है। तो आपको कभी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, एक ही जगह लिख लो। या तो वो 3 से अधिक साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, या वो पद की शपथ ने ली हो। अभी तो बोला कि 1 माह के अंदर अगर वो शपथ नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा पद। या धारा 14 याद करो, धारा 21 याद करो, धारा 24 याद करो। 21 में तो अहिर्त व्यक्ति, 24 में आपके क्या था? साधारण निरहर्ताएं, और 14 क्या था? निर्वाचक नामावली में सत्य, ठीक है। ये अगर उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो तो सदस्य को क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर है 39 की डी, अगर कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा कर रहा हो, कर्तव्यों में अवचार मिसकंडक्ट कर रहा हो, निकृष्ट आचरण डिसग्रेसफुल कंडक्ट, शर्मनाक, डिसग्रेसफुल कंडक्ट, कर्तव्यों के पालन में असमर्थ ही हो गया हो। यहां तो उपेक्षा कर रहा है जानबूझकर, समर्थ तो है कर्तव्यों का पालन करने में, लेकिन जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, यहां वो पालन करने में असमर्थ हो गया हो। सदस्यता के लिए निरहर्त हो गया हो, यानी ऐसा कोई काम कर दिया हो कि वो निरहर्त अयोग्य हो गया हो। पद का दुरुपयोग कर ले, और पद का दुरुपयोग करके कुछ भी वो गलत कर रहा हो, तो भी क्या होगा? डी। इसमें एक छोड़ दिया, वो आपकी शायद बुक में नहीं लिखा, वो इसमें ई करके कर लो, ठीक है। या आपको अपनी बुक में कर लो, ये 2023 में जोड़ा गया था, ठीक है, वो गलती इसमें से रह गया होगा। ई एक देखो, धारा 14, 21, 24 की उपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, इनकी अपेक्षाओं को देखो। एक निर्वाचन याचिका थी, निर्वाचन याचिका के तहत ये था कि मान लो धारा 14, 21 या 24 या ऐसा कोई चीज पता चल जाए कि यार गड़बड़ हुई है चुनाव में, ये आदमी योग्य नहीं था उस समय, या ये वोट का गलत काउंट कर लिए, तो उसके तहत 1 माह के अंदर जिला न्यायाधीश के वहां पर निर्वाचन याचिका लगाते थे, ठीक है। अगर मान लो उस समय तक निर्वाचन याचिका नहीं लगी और कल को राज्य सरकार को पता चले कि यार ये तो निर्वाचन याचिका नहीं लगी थी, लेकिन ये आदमी क्या है? गड़बड़ था, अयोग्य था, तब क्या करोगे? निर्वाचन याचिका टाइम तो निकल गई, उसका टाइम तो निकल गया, तो उसके बाद भी 2023 में जोड़ा गया है कि कभी भी अगर राज्य सरकार के संज्ञान में यह आता है कि यह धारा 14, 21, 24 के अनुसार अयोग्य है, तो भी उसको हटाया जा सकेगा, चाहे निर्वाचन याचिका का टाइम निकल गया हो। यह आप ऐड कर लो, यानी निर्वाचन याचिका का समय निकलने के बाद भी, लिख लो आप, निर्वाचन याचिका का समय निकलने के बाद भी, निर्वाचन याचिका का समय निकलने के बाद भी यदि राज्य सरकार के संज्ञान में आता है कि सदस्य धारा 14, 21 व 24 के अधीन निर्हरित था, अयोग्य था, ठीक है, इतना लिख लो, तो भी उसको क्या कर देंगे? सदस्य को हटा सकते हैं, ठीक है। आगे चले। अब ये देखो, ये
ए बी सी डी और ई, यानी 39 ए हो गया, 39 बी, 39 सी, 39 डी और ये वाला 39 ई। इन क्या कर सकते हैं, सदस्यों को हटा सकते हैं। डी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है, तो 39 1 डी इंपोर्टेंट है, ये आगे भी आपके बहुत आएगी। ठीक है, कैसे, कर्तव्यों की जानबूझकर, मिसकंडक्ट, डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट, कर्तव्यों का पालन में असमर्थ, सदस्य निहरते हो जाए, पद का दुरुपयोग। अब ये तो आपने कर दिया, लेकिन ऐसे है क्या कि भाई ये आपको पता चला डायरेक्ट हटा दिया, नहीं। इसमें क्या होगा कि राज्य सरकार एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो राज्य स्तरीय सेवा का होगा, उस सेवा की रैंक का होगा, उससे जांच करवाएगी, या तो स्वयं जांच करेगी या इस अधिकारी से जांच करवाएगी, और उस सदस्य को पूरा मौका दिया जाएगा, उस सदस्य को पूरा मौका दिया जाएगा स्पष्टीकरण का, और उस जांच के बाद राज्य सरकार हटाएगी। और जब तक राज्य सरकार हटा नहीं दे तब तक वह काम करता रहेगा, जब तक उसको हटा नहीं दे तब तक काम करता रहेगा। लेकिन इस बीच उसको निलंबित कर सकती है, इस बीच उसको निलंबित कर सकती है। बात समझ में आई क्या? यानी उसको इन चीजों से अगर हटा रहे हैं 39 ए बी सी डी ई, तो एक राज्य स्तरीय या सेवानिवृत्त अधिकारी जो राज्य स्तरीय रैंक का हो उससे जांच करवाएगी, उसको स्पष्टीकरण का मौका देगी सदस्य को, ठीक है, उसके बाद हटाएगी। जब तक उसको हटाई नहीं देती तब तक वो काम करता रहेगा, लेकिन इस बीच निलंबित कर सकती है, इस बीच निलंबित कर सकती है। आरपीएससी के सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं ना, इस बीच उसको निलंबित कर सकती है, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे ये देखो उसको क्या दिया जाएगा, स्पष्टीकरण का आदेश दिया जाए। लेकिन अगर हटाने का आधार सी व डी हो, हटाने का आधार सी व डी हो, तो क्या करेंगे, तो करेंगे न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, और उसके बाद उस जांच के निष्कर्ष के बाद राज्य सरकार को भेजेगा, और राज्य सरकार का आदेश क्या होगा, अंतिम होगा। आगे समझ में, चले आगे। ठीक है, ये वाली बात है। अब धारा 40 देखो, धारा 40 ये कह रही है कि भाई पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों, एलिगेशंस, कतिपय मैंने बताया था सर्टेन, इंग्लिश क्या है इसकी, सर्टेन, या कुछ कुछ। ठीक है, अभी एलिगेशंस, आरोपों की जांच, कि मान लो कि भाई पता चला कि जो सदस्य था उसको 39 में जो वर्णित जो है जांच है, या जिस आधार पे उसको हटाया जा रहा था 39 ए बी सी डी ई, तो अगर मान लो कि नगरपालिका की पदावधि होगी, कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, या वो दोबारा पुनर्निर्वाचन हो गया तब क्या करेंगे, क्या वो जांच को रोक देंगे, नहीं, वो जांच हमेशा चलती रहेगी। अगर जांच प्रारंभ हो चुकी है तो जांच चलती रहेगी। ठीक है, तो यही है इसमें कि भाई कोई सदस्य है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और उसके विरुद्ध धारा 39D के आरोपों के संबंध में जांच नगरपालिका की जो समाप्ति हो जाएगी उसके बाद भी जांच प्रारंभ की जाएगी, चाहे वो सदस्य है या नहीं है, वो जांच चालू रहेगी। अगर पहले प्रारंभ कर दी है तो चालू रहेगी। ये समझ, इसमें इतना ही है कि वो जांच रुकेगी नहीं, जांच कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये वाली थी। आगे चले 41 कहती है कि धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्य 6 वर्ष तक की कालावधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं रहेंगे। यानी जो 39(1)D है, इसमें लिख लो आप 39(1)D, ठीक है, प्लस 40 की जो जांच है, 40 में क्या है कि अगर मान लो ये तो जांच 39 में खत्म हो गई, अगर वो जांच खत्म नहीं होती है, आगे चलती है, और इस 40 के बाद उसको दोषी पाया जाता है या प्रतिकूल निष्कर्ष पाया जाता है, प्रतिकूल निष्कर्ष का मतलब यही हो गया कि दोषी पाया जाता है, तो वो क्या होगा, 6 वर्ष की अवधि के लिए पात्र नहीं होगा। कितनी अवधि के लिए, 6 वर्ष की अवधि के लिए पात्र नहीं होगा। इसमें इतनी सिंपल सी बात है। अब मैंने एक आपको बताया था कि जैसे ही धाराएं पूरी मतलब इसमें 41 तक हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि भाई 14, ये बार बार आई थी ना, ये हर जगह 14, 21, 24, 35, 41, इसमें तो क्या है, निर्वाचक नामावली की निर्भरताएं। याद है क्या कुछ थोड़ा बहुत आपके, भारत का नागरिक नहीं हो, अनसाउंड माइंड, अन्य अपराध, भ्रष्ट आचरण, इसमें क्या था, अहिर्त सदस्य के लिए, अहिर्त व्यक्ति। इसमें क्या था, निर्हरताएं, साधारण निर्हरताएं, किसके लिए, सदस्य के लिए।
इसमें क्या था, इसमें ओनली निर्हरताएं थी, ये तो साधारण निर्हरताएं थी, इसमें निर्हरताएं, ये देख लेना, ये रे वाला इधर आए हैं। इसमें तो क्या था, धारा 28 व 29 की, और इसमें धारा 41 में कौन सी निर्हरताएं हैं, कालावधि कौन सी है, 39 1D वाली, 6 वर्ष के लिए उसको अयोग्य होगा। ये बार बार आ रहा था ना, एक ही जगह लिख लो इनको, एक ही जगह लिख लो, ये एक जैसी लगती है तो कंफ्यूज होगे कि यार 14 में कौन सी निर्भरता है, 21 में क्या है, 24 में क्या है, 35 में क्या है, 41 में क्या है। इनको एक ही जगह टेबल बना के जहां भी है लिख लो, ठीक है, मैं तो आपके लिए रुकूंगा नहीं, या तो उसको पॉज करके लिख लो आराम से, तो एक जगह लिख लोगे तो आपके लिए काम काफी आसान होने वाला है। ठीक है, अब चलें आगे। अब ये कहता है 42 धारा ये कहती है, देखो कोई भी निर्वाचित या मनोनीत सदस्य है, अगर मान लो संसद विधानसभा पंचायती राज संस्था, अगर कोई मान लो इनका सदस्य है, पहले से इनका सदस्य है, और उसके बाद वो नगरपालिका का सदस्य चुना जाता है, तो भैया उसको 14 दिन के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, सीट खाली करनी पड़ेगी, त्यागपत्र देना पड़ेगा। या मान लो नगरपालिका का सदस्य पहले से ही है और इनका चुना जाता है, तो भी 14 दिन के लिए 14 दिन में उसको सीट खाली करनी पड़ेगी, बस यही है। 14 दिन बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो, सिंपल सी बात है। तो एक लोट और आ गया अपने पास, क्या आ गया, धारा 37, धारा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 37 क्या, शपथ, शपथ ले दिया तो त्यागपत्र भी देना पड़ेगा, त्यागपत्र दे दे वरना हम क्या करेंगे, हटा देंगे, हटाने की जांच भी बाद में चलती रहेगी, ठीक है। और निर्हरता में कमी की जाना, निर्हरता की कालावधि में, निर्हरता कालावधि कितनी होगी, ठीक है, वो 6 वर्ष की होगी। और 42 में क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, लोकसभा, विधानसभा किसी का भी सदस्य हो, अगर वो नगरपालिका या इससे, तो 14 दिन। ये एक साथ धाराएं याद करनी है, शपथ, त्यागपत्र, हटाना, जांच, निर्हरता कालावधि, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, लोकसभा, विधानसभा, एक साथ याद करनी है। 3 से 10, 11 से 20, 21 से 27, 28 से 36, 37 से 42, मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए। चले आगे। अब ये नेक्स्ट जो लोट है वो है अपना 43 से लेके 50 तक का, 43 से लेके 50 तक का, चलो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ये बताने की जरूरत है क्या, पहली क्लास में आराम से बहुत शानदार तरीके से बताया था, ठीक है, तो वो देखिए फर्स्ट क्लास, और वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सदस्य के लिए भी अपन वहां जब नगरपालिका का परिचय में वो पढ़ रहे थे, तो भाई कि वो आरक्षित होंगी सीटें, वो सारी चीजें, तो अध्यक्षों के लिए भी क्या होंगी, SC ST पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए क्या होगी, ठीक है, सीटें आरक्षित होंगी और उनका फैलाव संपूर्ण राज्य में होगा। और SC ST का जो आरक्षित सीटें हैं, जहां पे जनसंख्या अधिक है, जहां पे तुलनात्मक रूप से जनसंख्या अधिक है, उन नगरपालिकाओं में SC ST के अध्यक्षों की सीटें क्या होंगी, आरक्षित होंगी। बाकी संपूर्ण राज्य में तो फैलाव होगा ही होगा। अपने पढ़ा था ना सदस्यों के लिए कि जो भी SC ST पिछड़े वर्ग महिलाओं की सदस्यों का जो सीटों का है वो चक्रानुक्रम में रोटेशन का आधार पर होगा, SC ST वाला तुलनात्मक संख्या से जहां ज्यादा है वहां वो ध्यान देंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नगरपालिका के बिना छुट्टी मंजूरी के 1 माह से अधिक अगर अनुपस्थित है, तो वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, समझ में आ गई, 1 महीने से। और छुट्टी कितने महीने की, 6 माह से अधिक छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। और प्रत्येक अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 39, ये 1D करो, इसको काट के 39 1D करो, ठीक है ना। वो जो 39 1D में, डी में कितने थे, जानबूझकर उपेक्षा, मिसकंडक्ट, डिस्ग्रेसफुल, असमर्थ, सदस्य निर्हरित हो जाएगा, और पद का दुरुपयोग, वो वाली 6 कंडीशन के तहत इनको हटाया जा सकेगा। कोई प्रॉब्लम है, नगरपालिका बोर्ड में अध्यक्ष, चेयरमैन, ये मैंने बता दी थी इंट्रोडक्टरी क्लास में, ये सब जगह संपूर्ण फैलाव होगा। नगरपालिका में 1 माह से अगर अधिक की छुट्टी हो, अगर 1 माह से अधिक अवधि के लिए एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, सीट उसकी खाली, और 6 माह से अधिक की छुट्टी मंजूर नहीं करी जाएगी, ठीक है। अध्यक्ष के पद पे ये बताओ, मैंने बता दिया था, तीनों को एक ही जगह कर दिया था कि 6 माह के भीतर, और 3 माह के लिए बढ़ा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया था, याद हो तो, आपको एक ही जगह करवा दिया था सारा कंफ्यूजन। और नगरपालिका निधि से जो 79 में थी, परिभाषा में भी आई थी, उसमें से मासिक भत्ते प्राप्त होंगे, मासिक भत्ते प्राप्त होंगे, ठीक है। और इनके नाम जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, वो राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, किसमें प्रकाशित किए जाएंगे, राजपत्र में प्रकाशित
किए जाएंगे। ये मैंने भी आपको बता दिया था। ठीक है, अगर मान लो कि अध्यक्ष छुट्टी पे है, अध्यक्ष क्या है, छुट्टी पे चला गया, और उसी नगर पालिका में उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो क्या करोगे रहे? तो क्या करेंगे, जो ये उपाध्यक्ष का पद है ना, वो सदस्यों में से निर्वाचन करके उसको भर लेंगे, जब तक ये अध्यक्ष क्या है, छुट्टी पे। मान लो उपाध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष छुट्टी पे है, या उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम कर रहा है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम कर रहा है, तब क्या करोगे रहे? वही सदस्यों में से इसको भर लेंगे। ये एक कॉमन सेंस की सी बात है। जब वो एक माह, उनकी जो 6 माह से ज्यादा छुट्टी उनकी सैंक्शन नहीं कर सकते ना, तब मान लो कि छुट्टी पे है कौन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो सदस्य में से भर लेंगे। उपाध्यक्ष छुट्टी पे है, वो अध्यक्ष का काम कर रहा है उस समय, भाई अध्यक्ष का काम करेगा तो सीधी बात, उपाध्यक्ष का पद क्या रहेगा, रिक्त रहेगा, तो उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति सदस्यों में से भर लेंगे उस समय के लिए। एक बीच में छोटी सी बात थी। त्यागपत्र बोलो, मैंने बताया कि नहीं? तीनों का एक ही जगह बता दिया था, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। अध्यक्ष को 30 दिन बनेंगे, और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और कितने दिन में, 30 दिन में कर लेगा। ये मैंने टेबल बन के अच्छी तरीके से बताई थी, ज्यादा समय खराब करने का कोई उचित मुझे लगता नहीं है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता, वैलिडिटी। भाई अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की विधि मान्यता बताओ। विधि मान्यता का क्या मतलब है कि भाई वैलिडिटी पे कोई शक आ जाए या वैलिडिटी पे प्रश्न आ जाए, तो हुआ था ना निर्वाचन याचिका, तो इसको भी निर्वाचन याचिका से ही प्रश्नगत किया जा सकता है। धारा 31 पढ़ी थी, 32 पढ़ी थी, निर्वाचन याचिका से ही क्या कर सकते। लेकिन इसमें एक शर्त है, ऐसे तो मान लो निर्वाचन याचिका हर कोई लेके उठ जाएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो बड़ी चीज हो गई ना, तो क्या करेगा, उससे 1000 रुपए पहले डिपॉजिट करवाएंगे। 1000 रुपए डिपॉजिट की निर्वाचन याचिका लगानी है, तो 1000 रुपए उससे डिपॉजिट के रूप में लिए जाएंगे। अगर वो याचिका सारहीन पाई जाती है, मतलब कि ऐसे फालतू की पाई जाती है, तो ये 1000 रुपए उसके क्या हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे। इतनी छोटी सी बात थी। नगर पालिका के मुख्य कार्य, अब क्या आ गए, नगर पालिका के मुख्य कार्य। एक हमारा दोस्त नगर पालिका में है, ठीक है, तो उससे ये पूछ लिया कि यार नगर पालिका मतलब क्या, ईओ कितनी क्या पावरफुल पोस्ट है, और नगर पालिका के मतलब क्या क्या कार्य होते हैं, ऐसा मतलब क्या है भाई, ईओ की पोस्ट ये इतना, इसका मतलब 4 बताया जा रहा है। तो उसने एक ही वर्ड बोला कि जन्म से मृत्यु तक जितने भी काम होते हैं ना, वो पूरे नगर पालिका करती है। मैंने कहा यार ऐसा क्या हुआ है, तो कह रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक नगर पालिका में बनाए जाते हैं। मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है तेरी, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अब सोचो, इमेजिन करो नगर पालिका को, जो कोई नगर पालिका से है या कोई गांव से है, सोचो और आसपास पूरा अपना दिमाग फैलाओ, ठीक है, और उसके बाद उसको याद करो कि क्या क्या हो सकता है। अपने आसपास देखो क्या क्या है। आदमी मान लो सुबह उठता है, ठीक है, जितने भी काम आपको मतलब सारे ऐसे लगेंगे हाँ ये सारी चीजें देखी हुई हैं, कि मान लो मॉर्निंग में सुबह उठता है, वो सुबह उठता है, उठते ही क्या करता है, मान लो फ्रेश व्रेश होता है, अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होता है, तो चाहे आपका जल निकास से ले लो, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु वाला तो मैंने बता ही दिया, जल निकास ले लो, मल वहन प्रणाली सीवरेज ले लो, फिर वो उठते ही रसोई वसोई में जाता है, पानी वानी पीता है, तो कचरे का पात्र रहता है वो देख लो, ठीक है, कोई भी हो, लाइट वाइट जलाता है, रोशनी की व्यवस्था देख लो। फिर मान लो कोई नौकरी वाला है, वो मान लो अपने घर से कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है मान लो, या आप कोचिंग जाते हो, या बाहर घूमने के लिए जाते हो, ठीक है, मार्केट में, तो वो जाते हो, मान लो कि ये रोड है, चाहे ये रोड हो, सार्वजनिक मार्ग हो, आसपास की तरह देखो, चाहे पार्क हो, खेल का मैदान हो, या कोई उद्योग हो, उनको भी नियमित करना, मतलब अपना दिमाग पूरा खोलो, ठीक है। बाहर आवारा पशु घूम रहे हैं या सारी चीजें, उनको भी नियमित करना हो, या संक्रमित कुत्ते हो, उनको, उनसे संरक्षण करना हो, जितना भी आप देखो वो सारे काम कौन करेगा, नगर पालिका करेगा। सारे काम कौन करेगा, नगर पालिका। उद्योगों को विनियमित करना, ठीक है, कांजी हाउस स्थापित करना। कांजी हाउस जानते हो ना, जैसे आवारा पशु है या कोई ऐसे पशु जो फसलें नष्ट करते हैं, उनको पशुशाला उनके लिए बनाते हैं। या स्वयंसेवी बल गठित करना, वॉलंटियर काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें कौन करता है, जितने भी काम आपको दिखते हैं, चाहे सीवरेज लाइन का हो, जल निकास का हो, रोशनी का हो, फायर ब्रिगेड का हो, जितने भी काम वो दिखते हैं वो किसके होते हैं, नगर पालिका। अब चाहे अपन एक एक करके देख लेते हैं, सब आप मतलब कॉमन, सारी चीजें कॉमन सेंस वाली है,
ठीक है, क्या करेगा, चाहे लोक स्वास्थ्य हो, क्या हो, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य हो, चाहे स्वच्छता हो, कुछ भी देख लो, कचरा बद मैंने बता ही दिया, जल निकास, मल वहन, सार्वजनिक मार्ग स्थान, सारी चीजें, सारी चीजें कौन करेगा, नगर पालिका करेगी। कोई भी देख लो, चाहे गंदगी, कूड़ा करकट, विष्टा, दुर्गंध, भवन, जितने भी हैं ये सारे काम, सार्वजनिक रोशनी की व्यवस्था करेगा, आग बुझाना, अग्निशमन, मैंने सारी बताई दी। तो मतलब सिंपल सिंपल सी चीजें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई खतरनाक व्यापार या व्यवसाय है, मैंने बताई दिया, घरणोत्पादक पदार्थ, ये सारी चीजें मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में बताई जगह। सार्वजनिक मार्ग पे कोई बाधा है या बहिर्गत भाग, मान लो कि अपन सार्वजनिक मार्ग पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, और बीच में झाड़ियां आ रही हैं, किसी के लग रही है, कोई बाइक से जा रहा है उसके लग रही है, उसको हटाने का काम भी किसका है, नगर पालिका का है। मान लो किसी ने अपना भवन ऐसा बना रखा है कि जो प्रोजेक्शन आता है, जो बाहर के बाग छज्जे वज्जे बाहर की तरफ आ रहे हैं, या अपनी जो गेट है उसका, जो मेन उनका रास्ता है जहाँ से वो निकलते हैं, उन्होंने सीढ़ी आगे तक कर दी है, आगे जो अपने बनाते हैं ना, रपटा सा बना देते हैं उसमें गेट पे, मेन गेट पे, तो वो बहिर्गत भागों को हटाने का काम कौन करेगा, नगर पालिका। खतरनाक भवन है जो जर्जर हो गए हैं कि यार ये पड़ जाएगा, गिर जाएगा, उसको हटाने का काम, या मृतक हो गए या मृत जानवर है, उनके लिए शमशान की व्यवस्था करना, या ऐसे स्थान की व्यवस्था करने की उसके जो शव हैं, जो उनकी लाश है, उनको डिस्पोज ऑफ कर सके, डिस्पोजल उनका कर सके, उनकी मेंटेनेंस, उनको अर्जित करना, ये सारी चीज। सार्वजनिक मार्ग, पुलिया, ये सारी चीज, ठीक है। सार्वजनिक शौचालय, ये सारी, मूत्रालय, यूरिनल्स, शौचालय, लेटरिन्स, ये सारी चीजें कौन करेगा, नगर पालिका। तो ये अपने दिखती सी बात है। मार्गों का नामकरण करते हैं ना अपन, मार्ग देते हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग है, ठीक है, ये भगत सिंह मार्ग है, और जो है घरों का संख्या का नंबरिंग करते हैं मकानों की, वो भी जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये भी है, ठीक है। और कुछ छोटे मोटे जैसे मान लो कि बाद में भी जोड़े गए थे, ठीक है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, लिख लो आप, लिखो तो, जनसंख्या नियंत्रण, छोटे परिवार के मानक, महिला कल्याण व बाल विकास, महिला कल्याण व बाल विकास, ठीक है, ये काम हो गए। जैसे हो गया आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, ये सारे बातें जो अपन अक्सर पढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, गंदी बस्ती सुधार मान लो, जो गंदी बस्तियां उनका सुधार मान लो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या कुछ जरूरतमंद लोग हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, उनको भोजन उपलब्ध कराना, ये सारे बोल वचन हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जब चीजें करेगी ना नगर पालिका, तो ऐसा नहीं है कि उसका ये सब इनको करना नेसेसरी है, वो ये देखेगी कि भाई उसकी प्रबंधकीय ताकत कितनी है, उसकी तकनीकी क्षमता कितनी है, उस पर वित्तीय संसाधन है या नहीं, इसको ये ध्यान में रखेगी, इसको ये ध्यान में रखेगी वो, कि भाई उसके पास बजट है ही नहीं और हाथ डाल दिया कि वो पुलिया बनाना 1,000 करोड़ का, तो ये सारी चीजें तो ये भी ध्यान में रखे। कोई राज्य सरकार उसको बता दे कि यार ये कार्य करना है, वो कर देगी, ठीक है। फिर है अन्य नगर पालिका कार्य, ये तो है ही मेन मुख्य नगर पालिका कार्य। अन्य नगर पालिका के क्या कार्य हो सकते हैं, जैसे मान लो उसके पास ठीक ठाक बजट है, उसके पास तकनीकी क्षमता है, तो वो कर सकती है। जैसे पर्यावरण संरक्षण में क्या कर दिया, जैसे सामाजिक वानिकी, ठीक है, सामाजिक वानिकी कर दी, हरियाली बढ़ाने के लिए पौधे लगा दी, पौधशालाएं बना दी, पौधे लगा दिए। जैसे बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए उपाय किए गए, ये पर्यावरण से संरक्षण संबंधित हो गए। लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, जैसे मान लो कि टीकाकरण अभियान, या कोई अस्वास्थ्यकर क्षेत्र है जहां से मान लो तालाब वालाब है, बदबू वगैरह आ रही है, या मच्छरों का कारखाना बन गया है, ऐसी जगह, गंदगी वाली जगह, तो उसको सही करवा देगी। शिक्षा और संस्कृति, ये देखो टाइपिस्ट ने क्या लिखा है, ये क्या है, शिक्षा। जैसे मान लो नागरिक शिक्षा हो गई, प्रौढ़ शिक्षा हो गई, बड़े मतलब कुछ लोग अनपढ़ हैं उनको पढ़ाने का काम है, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, ये चीज हो गई, ठीक है। या कोई पुस्तकालय खोल दिए, सेमिनारों का आयोजन करवा दिया, पुस्तकालय खोल दी, ये सारी चीजें। लोक कल्याण कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा है, सूखा, बाढ़ हो गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, उसके समय सहायता करना, ठीक है, प्राकृतिक आपदा इनके समय में लोक कल्याण में। अस्पताल खोल दिए, औषधालय खोल दिए, ये चीजें किस में आ जाएंगे आपके, लोक कल्याण में। सामुदायिक संबंध में, जैसे मान लो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनका सम्मान कर दिया,
जैसे मान लो कि कोई नेशनल लेवल पे चैंपियन होके आया, जैसे बैडमिंटन में या क्रिकेट में किसी में भी, तो उनका सम्मान कर दिया। या ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जो मतलब कि भाई अब मतलब मृत्यु हो गई है उनकी, उनको श्रद्धांजलि दे दी उन्होंने, ठीक है, ये सारी चीजें कर दी। मेले लगा दिए, कोई प्रदर्शनी लगा दी, ठीक है। आपने कहीं नहीं देखा, कहीं नगर पालिका जैसे किशनगढ़ है या मान लो नगर पालिका नगर परिषद राजसमंद है, जैसे कुमार विश्वास को बुला लिया और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम करवा दिए, ये सारी चीजें सामुदायिक समन्वय, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे चले। सरकार द्वारा समुन्देशित, इसको बोलते हैं असाइंड, यानी कोई कार्य असाइन कर दिए, आपको सौंप दिए, तो वो भी क्या करेंगे, अपने संसाधनों का ध्यान में रखते हुए नगर पालिका उसको करवाएगी। नगर पालिका उसको क्या करेगी, काम को करवाएगी, कोई कार्य असाइन कर दिया होगा। ओके, चले आगे चले। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करेंगे भाई, आपका जो है 45 में तो नगर पालिका के मुख्य कार्य, 46 में अन्य कार्य, 47 में जो असाइन किए गए कार्य, 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कार्य करेंगे बताओ। नियमित बैठकों का आयोजन करवाएंगे, ठीक है, जो धारा 51 में आगे अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या बैठकें होंगी, उनका आयोजन करवाएंगे। कार्य संचालन बनाएंगे उसमें कि कार्य संचालन कैसे होगा बैठकों में, उसको बनाए रखेंगे। अध्यक्षता करेंगे अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष क्या करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर मान लो कोई नियम विरुद्ध रिसोल्यूशन या संकल्प दिखता है, कोई प्रस्ताव है, तो वो राज्य सरकार को भेजेगा कि भाई नहीं ये नियम विरुद्ध है, राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पे वो निगरानी रखेगा। कार्यपालक प्रशासन हो गया मतलब अपनी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी, ठीक है, जैसे अपना ईओ हो गया या वहाँ एलडीसी है या जूनियर अकाउंटेंट है वो, और उसके वित्तीय पे भी। उपाध्यक्ष क्या करेगा, या तो उसको अध्यक्ष डेलीगेट कर दे, कार्य प्रत्यायोजित कर दे, या मान लो अब्सेंट अध्यक्ष, तो बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है, और उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं, कर दोगे। आगे चले, बताओ आपकी आज्ञा हो तो चले। समझ में तो आ रहा है क्या, मेरे हिसाब से आना चाहिए आपको। फिर है 49, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य हो गए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के फिर कौन बच गया आपका, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ये इसके भी तो कार्य सुन लो। तो वो क्या करेगा, पहले तो जितने भी नगरपालिका के जो रिकॉर्ड्स हैं, जितनी फाइलें हैं, उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा, कस्टडी, अपनी कस्टडी में रखेगा। क्या करेगा, अपनी कस्टडी में रखेगा। मान लो नगरपालिका है या उसकी समिति है या कोई अध्यक्ष का आदेश है, अध्यक्ष का आदेश है या उनकी कार्यवाहियां हैं, अगर नगरपालिका अधिकारी को यह लगता है कि ये नियम विरुद्ध है, ये नियम विरुद्ध है, तो उनको सलाह देगा, अध्यक्ष को या नगरपालिका को, कि ये आप जो कर रहे हो ये नियम विरुद्ध है, उनको सलाह देगा। और अगर मान लो आदेश या कार्यवाही जो भी है उस पे एक नोट लिखेगा, टिप्पणी लिखेगा कि ये नियम विरुद्ध है और ये मैंने सलाह दी थी, ठीक है, उसको 7 दिन के भीतर राज्य सरकार को भेजेगा। और अगर राज्य सरकार ये देखती है कि हाँ ये सीएमओ ने ये मेरे पास भेजा है और ये नियम विरुद्ध है, तो वो जो आदेश पारित करेगी वो राज्य सरकार का आदेश क्या होगा, अंतिम होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार 30 दिन के भीतर भीतर वो कोई भी आदेश पारित नहीं करती है, तो जो अध्यक्ष का आदेश था या समिति की कार्यवाही थी वो क्या होंगी, फाइनल, उसमें फिर उसकी टिप्पणी का कोई रोल नहीं रहेगा। तो क्या है, कोई भी समिति है, अध्यक्ष का आदेश है या कोई प्रोसीडिंग्स कार्यवाहियां है, तो उसमें ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी अवगत कराएगा कि वो नियम विरुद्ध नहीं हो, नियम विरुद्ध नहीं हो। और 7 दिन के भीतर भीतर कहां भेजेगा, राज्य सरकार के पास। और राज्य सरकार अगर 30 दिन के अंदर अंदर कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो वो क्या होंगे, उनको नियम के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। समझ में आ गया, ये चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि वो अवगत कराएगा कि भाई ये नियम विरुद्ध है 7 दिन के भीतर, और 30 दिन के भीतर अगर राज्य सरकार कोई आदेश नहीं निकालती है तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो नगरपालिका समिति है या अध्यक्ष है, जो भी आदेश निकलते हैं, जो भी कार्यवाहियां होंगी, जो भी ऑर्डर पारित होंगे, या जो देखो ये अनुज्ञप्तियां हैं, अनुज्ञप्ति इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइसेंस, ये आगे भी आएगा, आगे भी आएगा हर जगह की अनुज्ञप्तियां। अनुज्ञप्तियों से आप घबराना मत कि अनुज्ञप्ति क्या, उसको बोलते हैं लाइसेंस। अनुज्ञाओं, परमिशंस, ये वर्ड आगे भी आएंगे। तो जहां पे अनुज्ञा आई उसका मतलब क्या हो गया, परमिशन की बात कर रहा है। समझ, परमिशन तो आप जानते ही हो, लाइसेंस आप जानते ही हो, ठीक है। जैसे कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका मतलब ड्राइविंग करने की आपको इजाजत मिल गई। परमिशन, जैसे भाई मुझे कोई भी एनओसी लानी है, कोई भी चीज लानी है, उसकी परमिशन मुझे मिल गई, ठीक है, ये चीज करने की, भाई मैं यहाँ पे प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ पुलिस की परमिशन से, तो आपको परमिशन मिल गई। तो उसको हिंदी में ये एक्ट क्या कह रहा है, अनुज्ञा।
और लाइसेंस को क्या कह रहा है, अनुज्ञप्ति। ये चीज आपको याद रखनी है। तो वो उनको ऑथेंटिक कौन करेगा, वो करेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अब देख लो पावर, ईओ की पावर देख लो आप, कि नगर पालिका समिति या अध्यक्ष द्वारा मंजूर किए गए संकल्प, लाइसेंस, अनुज्ञा अधिप्रमाणित कौन करेगा, ईओ करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। समझ रहे हो? चलो आगे क्या है, जितने भी नगर पालिका को लेटर लिखे जाएंगे, ठीक है, कि भाई नगर पालिका को कोई लेटर लिखे जा रहे हैं, जैसे स्वायत्त शासन विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग जानते हो ना, ठीक है, लोकल सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है, या लोकल बॉडी जो बोलते हैं। या तो वो जैसे नगर पालिका को कोई लेटर लिख रहे हो कि आप है ना मानसून में ये तैयारी आपको रखनी है, ये चीजें करनी है, या कोई व्यक्ति लिख रहा हो नगर पालिका को, तो क्या लिखेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये तो यानी नगर पालिका को संबोधित जितना भी पत्राचार होगा वो नगर पालिका अधिकारी यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से होगा। अध्यक्ष के नाम से भी हो सकता है, और जो लेटर किसी और को लिखे जा रहे हैं, नगर पालिका लिख रही है किसी को, तो वो भी कौन लिख सकता है, अध्यक्ष भी लिख सकता है और मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष भी लिखता है। तो नगर पालिका को संबोधित पत्राचार सीएमओ या अध्यक्ष के नाम से भेजा जाएगा, और नगर पालिका की तरफ से किए जाने वाले पत्राचार भी इन दोनों के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो राज्य सरकार नगर पालिका या नगर पालिका की कोई समिति है, समिति आगे पढ़ेंगे, मैं जो समिति कर रहा हूं धारा 54-55 में पढ़ेंगे, या तो नगर पालिका की समिति या कोई बैठक हुई है, उसका कार्यवर्त। देखो, एक तो होता है एजेंडा, एजेंडा को बोलते हैं कार्य सूची। फिर बैठक हो गई, बैठक में ये प्रपोजल हुए और ये निर्णय हुए, उसके बाद में जो बनते हैं उसको बोलते हैं मिनट्स। ये होता कार्यवर्त। ये आप उसमें पारिभाषिक शब्दावली में भी याद रखना। तो एजेंडा और मिनट्स, कार्यवर्त। ठीक है कि भाई ये एजेंडा है, ये है कि आज इसमें ये प्रस्ताव है, ये इस मीटिंग में ये बातें रखी जाएंगी और इन पे निर्णय होंगे, और उसके बाद में किसी पे निर्णय हुआ, किसी पे नहीं हुआ, तो जो बाद में कंक्लूजन बनेगा उसको मिनट्स बोलते हैं, कार्यवर्त। तो राज्य सरकार मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है उससे किसी भी समिति का कोई भी कार्यवर्त है या कोई भी कार्यवाही है, उससे संबंधित दस्तावेज मांग सकती है। राज्य सरकार भी मांग सकती है, नगर पालिका भी मांग सकती है। ठीक है, दोनों मांग सकते हैं। ये बीच में मैं एक बात बता रहा था, उसको लिख लो आप कहीं। अन्य कार्य जैसे इसके क्या हो गए कि नगर पालिका द्वारा मांगे जाने पर दस्तावेज, जैसे कोई भी है, देखो जैसे एक्ट में लिखा है विवरणी, इसको बोलते हैं रिटर्न, यानी कोई भी नगर पालिका में काम किया गया विवरणी। एक होता है विवरण जो एक्ट में लिखा है, उसको बोलते हैं आपका स्टेटमेंट, लेखा, अकाउंट। तो नगर पालिका कोई भी विवरणी, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो क्या होता है, एक कागज होता है, ठीक है, पूरा एक फॉर्म होता है, उसको भरते हैं ना, वो रिटर्न। तो जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, या नहीं करते यार रिटर्न भरना है, तो वो वाली चीज है। विवरण स्टेटमेंट हो गया, जैसे बैंक स्टेटमेंट क्या है, तो एक स्टेटमेंट निकल के आई ना, एक रिपोर्ट निकल के आई ना, स्टेटमेंट, वो विवरणी तो हुआ ये। तो नगर पालिका से संबंधित कोई भी रिटर्न होगा या स्टेटमेंट होगा या कोई अकाउंट होगा, उसकी रिपोर्ट कौन मांग सकती है, नगर पालिका। राज्य सरकार भी मांग सकती है। ठीक है, ये वाली चीज। मान लो नगर पालिका की ऑडिट हो रही है, ऑडिट करने आते हैं नगर पालिका, जितने भी काम करो या किसी भी डिपार्टमेंट हो, सबकी ऑडिट होती है, और ऑडिट करने आई, और ऑडिट के दौरान मुख्य नगर पालिका के ध्यान में, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के ध्यान में कोई गलती आ गई, पकड़ में कोई त्रुटि आ गई, तो उसको दूर करेगा। किसका काम है दूर करने का, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। अगर वो नहीं कर पाया और उसके ध्यान में है, तो उसका उत्तरदायी होगा वो व्यक्ति से, वो खुद उत्तरदायी होगा। और ये किसके सुपरिंटेंडेंस में काम करेगा, अध्यक्ष के कंट्रोल में रह के काम करेगा। और ये तो अध्यक्ष, फिर सीएमओ, और वो जो सीएमओ है मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, वो बाकी के अधिकारी और सेवकों को नियंत्रण में रखेगा। ठीक है, बैठक में विचाराधीन विषय पर स्पष्टीकरण, परंतु मतदान नहीं करेगा। कोई भी विषय है और उस पर विचार चल रहा है तो वो बता सकता है, सलाह दे सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। ठीक है, और ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी कार्य नियम विरुद्ध ना हो, ये तो अपन कर ही चुके हैं। ठीक है, ये सुनिश्चित गलत है, ये वाला से इसमें लिख लेना। आगे आओगे समझ में मेरे हिसाब से, कोई समस्या? आगे चले, चलो। कार्यभार सौंपना। ठीक है, कार्यभार सौंपना तो होगा क्या, जैसे मान लो कोई भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सदस्य है, ये लिख लिया करो आप, है ना, थोड़ा सा जैसे छोटा मोटा। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मान लो
उनका पद रिक्त हो गया हो, या उनका निलंबन हो गया हो, या उनको हटा दिया हो, या वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य रहे ही ना हो, यानी किसी भी प्रकार से अगर वो हट गए, वो नहीं है, तो क्या करेंगे, किसी को कार्यभार तो सौंपना पड़ेगा ना, किसी को कार्यभार तो सौंपना पड़ेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को सौंपेगा। किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो जो राज्य सरकार निर्देशित करे उस सदस्य को, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष भी मान लो नहीं है तो राज्य सरकार निर्देशित करे उसको। उपाध्यक्ष किसको, अध्यक्ष को, और अध्यक्ष मान लो नहीं है तो अरे ये क्या है, इसको काटो भाई, इसको काट को अध्यक्ष करो, बुक में भी होगा या अध्यक्ष कर लो इसको, ठीक है ना। तो इन क्लासों का ये भी फायदा हो गया, तो बुक में कोई छोटी मोटी गलती है वो भी सही हो। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, और अध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य को, ठीक है, ये वाली चीज। ओके, सदस्य अध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को, बात ही खत्म, यही खत्म इसकी बात। तो अगर नगरपालिका विघटित हो गई तो 322 के अधीन जो प्रशासक लगाएंगे, नियुक्त अधिकारी लगाएंगे उसको। तो मैंने कार्यभार सौंपने वाली एक ही जगह मैंने कर दी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार जाने, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार जाने, सदस्य अध्यक्ष को, और फिर ये नहीं है तो उपाध्यक्ष को। अगर नगरपालिका विघटित हो गई तो 322 के तहत अधिकारी को। अब ये जो है ना, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जिस सदस्य को सौंपा जाएगा उसको 60 दिन तक कार्य, 60 दिन तक रखेगा, या कोई जब तक नया अध्यक्ष या सदस्य नहीं चुनना लिया, जो भी पहले हो वो चुन लिया जाएगा। अगर मान लो 60 दिन तक भी बात नहीं बनी तो राज्य सरकार इस अवधि को बढ़ा सकती है, राज्य सरकार इस अवधि को बढ़ा सकती है, ठीक है। ये वाली बात मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो निर्देशित सदस्य है ना, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है सर, मान लो अध्यक्ष, आप कह रहे हो कि सर अध्यक्ष है, अध्यक्ष कार्यभार सौंपेगा उपाध्यक्ष को। मान लो ये अध्यक्ष SC ST पिछड़े वर्ग या महिला हो, उसके लिए आरक्षित था और वो अध्यक्ष हट गया हो, तो किसको करोगे, उपाध्यक्ष को। लेकिन उपाध्यक्ष इन्हीं वर्ग का होना चाहिए, उपाध्यक्ष इन्हीं वर्ग का होना चाहिए। अगर उपाध्यक्ष इन्हीं वर्ग का नहीं है तो इन वर्ग का कोई मान लो सदस्य है उसको, और अगर इन वर्ग का सदस्य भी नहीं हो तो फिर राज्य सरकार जिसको निर्देशित करे उसको। ये अध्यक्ष के बारे में बात लागू है, बस इतना याद रख लोगे। ये तो अपन पीछे भी करते हैं, सीधी सी बात है, जो चुनाव लड़ने में और धाराओं में भी करते हैं, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई जो अध्यक्ष इस आरक्षित वर्ग का है तो उपाध्यक्ष उसी वर्ग का होना चाहिए, या अगर ये भी इन वर्ग से नहीं है तो सदस्य होना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं है तो फिर तो क्या ही करना है, राज्य सरकार जो निर्देशित करेगी, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से मैंने पूरे तन्मयता के साथ आपको पढ़ाया है। अब कुछ चीजें मैं आपको PDF के जरिए दिखाता हूं तो आपके और भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये लो, एक तो देखो, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, देखो धारा 50 वाला बता रहा हूं। सौम्या गुजर महापौर नगर निगम ग्रेटर जयपुर को ये द्वारा श्रीमती शील धाभाई अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सदस्य वार्ड संख्या नगर निगम को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा 50(1), धारा 50(1), ठीक है। यानी जो सौम्या गुजर जो अध्यक्ष थी उनको हटाया गया, ठीक है। अब 50(1) के तहत कार्यभार दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये महिला सदस्य थी तो श्रीमती शील धाभाई अन्य पिछड़ा वर्ग उसको दे रहे हैं, ठीक है। यही पढ़ा, अध्यक्ष यानी जिस वर्ग का है उसको अपन दे रहे हैं। और फिर आगे क्या कह रहा है कि 60 दिवस सरकार द्वारा अन्य आदेश जो पूर्व तक के लिए महापौर के पद की कार्यभार अवधि बढ़ाई गई थी। मैंने बताया ना, राज्य सरकार अवधि बढ़ा सकती है, ठीक है, ये वाला। तो 50(1) के प्रावधानों के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को ही महापौर का कार्यभार सौंपा जाना विधि सम्मत है। मैंने बताया ना, उसी वर्ग के सदस्य को। तो ये वाली PDF आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये कार्यभार अवधि मैंने कहा ना, अगर 60 दिन से है तो उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। आया कुछ समझ में? चलो आगे और बता देता हूं आपको। ये PDF में डलवा दूंगा, फिर आपके और भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई
कोई है 60 दिवस के काला वही है, उसको सौंप दिया गया 50 1 के तहत उसको, तो ये कोई बड़ा वो मामला नहीं है। 53 पढ़ी नहीं है अपन ने। फिर इलेक्शन नोटिफिकेशन, देखो ये पढ़ा है क्या मैंने आपको, है ना। ये देखो अधिसूचना, जो कहा था ना कि भाई अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्य सरकार। अधिसूचना ये इलेक्शन की अधिसूचना है, इलेक्शन की क्या है, अधिसूचना है। ये रहा इलेक्शन की अधिसूचना। तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ इलेक्शन की अधिसूचना राजस्थान गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य सरकार इलेक्शन की अधिसूचना जारी करती है, आप देख सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या ही करें आपके लिए। फिर है ये बता ही दिया था। ये देखो एक आया था ना कि नगर पालिका निधि से, नगर पालिका निधि से मासिक भत्ते दिए जाएंगे। ये देख लो, ये आपको याद नहीं करना है, ये तो मैं बता रहा हूं कि धारा उसमें जो आपके आए थे, ये सदस्यों को, पालिका के सदस्यों को जो मासिक भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर ये आपके उनके चेयरमैन के वो देख लो। ठीक है, मासिक भत्ते ये, ठीक है, मेयर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये वाले मेयर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये वो दिए जाएंगे। ये आप अपने आप देख लेना। ठीक है, ये मैं पीडीएफ ले आता हूँ कि थोड़ा सा आपके सही हो जाए। ये निर्वाचन अधिसूचना है ही। तो अपन आज ये कर चुके हैं चैप्टर। चलो, तो आज अपन ने क्या पढ़ा,